जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 70। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने चेक के बारे में सिर्फ एक चीज डिस्कस किया डिटेल में, वो क्या है? उसके इसेंशियल्स। कल हमने इसके इसेंशियल्स पढ़े। इसेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? शाबाश। तो फिर मुझे बताइए, इसेंशियल्स के एंड पे एक लाइन लिखी हुई है। ये पूछने क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? टाइम दिया नहीं अभी तो पूछना। असाइनमेंट ऑफ फंड क्या होता है? पूरी असाइनमेंट ऑफ फंड का मतलब है पेमेंट ऑफ फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड। पेमेंट ऑफ फंड या ट्रांसफर ऑफ फंड को कहते हैं। अब लेकिन पूरा कंसेप्ट पूछें कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। क्या लाइन लिखी हुई है? असाइनमेंट, ए चेक in itself is not an assignment of funds unless it is presented and paid / credited by bank। कहता है जब आप किसी को चेक देते हैं, इसका यह मतलब नहीं है उसको चेक की वसूली हो गई, उसको पेमेंट हो गई, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, इसका यह मतलब नहीं है। ए चेक इन itself is not an assignment of fund unless, जब तक ये हो ना जाए, क्या ना हो जाए, जब तक के इट इज प्रेजेंटेड, ये बैंक को प्रेजेंट ना किया जाए और बैंक की तरफ से पेमेंट ना हो जाए। आपने आज आई कैप में एडमिशन फॉर्म जमा करवाया और उसके साथ चेक लिख दिया फीस का, ठीक है, 19,600 रुपए फॉर एग्जाम्पल चेक लिख दिया। फीस का आज क्या तारीख है? 7 तारीख, चलिए 6 तारीख है। फीस किस दिन जमा होगी? डिपॉजिट ना यही समझा रहा है। कह रहे हैं फीस जमा करवाने, आपके फीस जमा करवाने की तारीख 6 नहीं है। 6 तारीख को तो आपने चेक दिया सिर्फ। ए चेक अभी असाइनमेंट ऑफ फंड्स तो नहीं हुई ना। ए चेक इन इटसेल्फ इज नॉट असाइनमेंट ऑफ फंड। असाइनमेंट ऑफ फंड कब होगी? पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ फीस कब होगी? पेमेंट ऑफ फीस कब होगी? जब आई कैप बैंक को प्रेजेंट करेगा और बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल के आई कैप के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, उस वक्त होगी असाइनमेंट। सिर्फ चेक दे देने से किसी को असाइनमेंट ऑफ फंड्स नहीं होते, जब तक कि ये चेक बैंक में प्रेजेंट ना किया जाए और बैंक उसकी पेमेंट ना कर दे। ठीक है, आप देखते हो प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज ने जब वो चेक रिसीव करती है ना, कोई भी फीस वगैरह, तो उसके ऊपर स्टैंप में लिखा होता है कि रिसीव्ड चेक सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्योंकि बहुत, ये क्यों लिखा होता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ फंड? बहुत से लोग ऐसे होते हैं चेक देते हैं, उनका चेक डिसऑनर हो जाता है। तो क्या कोर्ट में अगर केस लगेगा तो कोर्ट ये समझेगा कि जैसे ही इस पार्टी ने चेक दिया, इसका मतलब असाइनमेंट ऑफ फंड्स हो गए, फंड ट्रांसफर हो गए, पेमेंट हो गई, क्या ये समझा जाएगा? नहीं। कहता है चेक के केस में जब आप चेक देंगे उस वक्त नहीं पेमेंट समझी जाएगी हुई है, जब तक के चेक बैंक को प्रेजेंट ना किया जाए और बैंक की तरफ से पेमेंट ना हो जाए। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन एसेंशियल्स में? एसेंशियल्स में और कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलते हैं। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आज हम ऐसी चीज स्टडी करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चेक में होती है, ना प्रोमिसरी नोट में, ना बिल ऑफ एक्सचेंज में। आज हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं? ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ चेक में होती है, प्रोमिसरी नोट में भी नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं होती। वो कौन सी चीज है? वो है क्रॉसिंग ऑफ चेक। वो क्या है? क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक का क्या मतलब है? ये क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब ये क्रॉस नहीं है, ये वाला क्रॉस आप जिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे फेरेंगे वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फारेगा। इसका मतलब है आपने इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक से मुराद ये वाली 2 लाइनें नहीं है, तो एक भी लाइनें 2 ही लगेगी, लेकिन पैरेलल लगेगी। ऐसे जैसे रेल की पटड़ी साथ साथ चलते हैं, मिलती नहीं है, क्योंकि मिले अगर तो क्रॉस हो जाएगा, तो अगर मिलेंगी नहीं तो फिर कैसे चलेंगी? ये ऐसे, ये है क्रॉसिंग। 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन किस पे ड्रॉ की जाती? चेक पे। कहां पे? टॉप लेफ्ट। कहां पे? टॉप लेफ्ट। क्रॉसिंग कहां होगी? चेक के ऊपर। किस जगह? टॉप लेफ्ट पे।
क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक पे कितनी तरह की क्रॉसिंग की जा सकती है। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? चेक के ऊपर कितनी तरह की क्रॉसिंग की जा सकती है, हर क्रॉसिंग कैसे की जाएगी, इसका इफेक्ट क्या होगा। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग सीखेंगे, हाउ क्रॉसिंग और इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग। आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, हाउ, हर क्रॉसिंग कैसे की जाएगी, एंड इफेक्ट, उस क्रॉस का इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता रहा है, कह रहा है चेक की दो बड़े हम एनालिसिस कर सकते हैं टाइप्स में, एक ओपन चेक, एक क्रॉस चेक। ओपन चेक कौन सा? जिसपे क्रॉसिंग नहीं हुई। क्रॉस चेक कौन सा है? क्रॉसिंग हुई है। ओपन चेक कौन सा है? जिस पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो, उस चेक को क्या कहते हैं? उसके ऊपर कोई पैरेलल लाइंस नहीं होते। ओपन चेक का इफेक्ट क्या होता है कि जो भी चेक लेके बैंक काउंटर पे जाएगा, बैंक उसे काउंटर पे पेमेंट कर देगा। ओपन चेक ऐसा चेक होता है जिस पे क्रॉसिंग नहीं होती, जिसकी वजह से काउंटर पे पेमेंट हो जाती है। यानी काउंटर पे पेमेंट से क्या मुराद है? आपके पास ओपन चेक है, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक कहेगा ले लो भाई, अभी ये लो कैश लेके जाना, कैश लेके भेज देगा। ओपन चेक में रिस्क है। क्या रिस्क है बताइए जरा। अगर आपको ओपन चेक का कंसेप्ट समझ आए तो ओपन चेक में क्या रिस्क है कि अगर आपका नहीं, बेरर इंस्ट्रूमेंट और चीज, बेरर का कंसेप्ट और है, ओपन और क्रॉस का कंसेप्ट और। ओपन और बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ताल्लुक है पेमेंट किसको होगी, इसका ताल्लुक है पार्टी कि पेमेंट किसको होगी। ओपन और क्रॉस का ताल्लुक है पेमेंट कैसे होगी। ओपन और क्रॉस का कंसेप्ट क्या है? पेमेंट कैसे होगी। बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ताल्लुक किस चीज से है? पेमेंट किसको होगी, किसको होगी। ठीक है। तो अगर आप पे के आगे लिख देते हैं मिस्टर ए और बेरर को काट देते हैं, क्रॉसिंग नहीं की, क्रॉसिंग नहीं की, क्रॉसिंग नहीं की, बेरर को काट दिया मिस्टर ए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इसकी पेमेंट कौन करेगा, कौन लेगा? मिस्टर ए। क्या मिस्टर ए बैंक के पास जाके उसे ये चेक दिखाएगा, पेमेंट हो जाएगी? काउंटर पे पेमेंट हो जाएगी। तो ओपन या क्रॉस चेक अलग कंसेप्ट है, बेरर और ऑर्डर चेक इंस्ट्रूमेंट अलग कंसेप्ट है। बेरर और ऑर्डर हमें क्या बताता है कि पेमेंट किसको की जाएगी। ओपन और क्रॉस चेक का कंसेप्ट क्या बताता है? पेमेंट कैसे होगी। ओपन चेक क्या कहता है? पेमेंट कैसे होगी, काउंटर पे। क्रॉस चेक का मतलब क्या है? पेमेंट कैसे होगी, अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। क्रॉस चेक की पेमेंट हमेशा बैंक अकाउंट में। क्रॉस चेक को ज्यादा सिक्योर समझा जाता है ओपन चेक की निस्बत। क्रॉस चेक को ज्यादा सिक्योर समझा जाता है ओपन चेक की निस्बत। क्यों ज्यादा सिक्योर समझा जाता है? क्रॉस चेक को ओपन की निस्बत क्योंकि वो बैंक अकाउंट में। अगर आपका चेक गुम, ओपन चेक था ना, गिर गया, गुम हो गया, किसी के हाथ लगा, काउंटर पे पेमेंट लेके निकल जाएगा, दुबई भाग जाएगा। नहीं, आपका 650 का चेक लेके भागेगा दुबई। दुबई चौक भाग जाएगा, दुबई चौक। हाँ ठीक है। तो आप उसको ट्रेस नहीं कर, उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक होगा और वो कई 2 नंबर तरीके से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेता है, उसको ट्रेस करना आसान है। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड होगा, वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जाएगा, आप ट्रेस कर लेंगे किसके बैंक अकाउंट में गया, उसको पकड़ लेंगे। तो याद रखिए क्रॉस चेक ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं एज कंपेयर टू ओपन चेक, क्योंकि क्रॉस चेक अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वहां से आइडेंटिटी कंफर्म करना आसान हो जाता है हमारे लिए कि किसने रिसीव किया। तो चेक की 2 टाइप्स, ओपन और क्रॉस। क्रॉस ज्यादा सिक्योर है। यहां तक क्लियर? साथ है मेरे, समझ आ गई? यहां तक आगे चलते हैं। अब क्रॉसिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। क्रॉसिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है क्रॉसिंग के, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक टाइप है जनरल क्रॉसिंग
एक है स्पेशल क्रॉसिंग, एक है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और एक है नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। क्रॉसिंग की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन से? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। क्रॉसिंग की कितनी टाइप्स है भैया? कौन कौन सी? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या है? जनरल क्रॉसिंग वो क्रॉसिंग है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में कॉमन है। इसमें क्या किया जाता है? जो चेक है ना, चेक, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप सेंटर में नहीं, सेंटर का मतलब है चेक आपने वेस्ट कर दिया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस लगा दी जाती है इस तरह। आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ दें, इसका भी वही मतलब है। चाहे तो इसके अंदर एंड कंपनी, प्रैक्टिस है, एंड कंपनी का मतलब कुछ भी नहीं है, एंड को ये लिख दे फिल करने के लिए, बस ये जगह खाली ना रहे, ठीक है। वरना प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है वो सिर्फ एंड कंपनी नहीं लिखा जाता, सिर्फ दो पैरेलल लाइंस ज्यादातर ड्रॉ की जाती है। तो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे बगैर किसी वर्ड्स के या चाहे इसमें एंड कंपनी का वर्ड यूज कर लें। इसको क्या कहते हैं? जनरल। जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होगा? अब इस चेक की पेमेंट कैश काउंटर पे नहीं होगी, अब इस चेक की पेमेंट बैंक अकाउंट में होगी, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। अच्छा, आपको कभी आई कैब की तरफ से कोई चेक वगैरह बाजू का कुछ स्टूडेंट्स को मिलते हैं, इंडोमेंट फंड वगैरह या कुछ दूसरे चेक्स मिलते हैं, अगर आपको कभी या कोई भी ऑफिशियल पेमेंट का, जैसे अगर किसी के फादर जो है वो रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उनको पेंशन का जो चेक मिलता होगा, आपने नोट किया होगा, वो हमेशा क्या होता है, ओपन या क्रॉस? क्रॉस होता है चेक, ठीक है। क्रॉस चेक से कंफर्म हो जाता है कि पेमेंट किसको हुई है, वो ऑथोराइज पर्सन था कि नहीं था। अगर ऑथोराइज पर्सन नहीं था उसे ट्रेस करना आसान हो जाता है। तो ओपन चेक की पेमेंट काउंटर पे होती है, क्रॉस चेक की पेमेंट बैंक अकाउंट में होगी। और इसे क्या कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग कैसे की जाती है? गौर से सुनिए, जनरल क्रॉसिंग कैसे की जाती है। इसके बाद आपको जनरल क्रॉसिंग के काबिल होना चाहिए, किसी भी चेक की जनरल क्रॉसिंग कर सके। कह रहा है विद टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन चेक, दो पैरेलल लाइन चेक में ड्रॉ की जाती है, विद और विदाउट वर्ड एंड कंपनी। इसका मतलब क्या है कि चाहे तो इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान में एंड कंपनी लिखें, चाहे ना लिखें, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में जनरल क्रॉसिंग हो चुकी। इसका जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या है? टू बी क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ओनली। अब इस चेक की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट के जरिए से होगी, बैंकिंग चैनल के जरिए से होगी, कैश में पेमेंट नहीं होगी। ये समझ आ गया? ये कौन सी क्रॉसिंग हुई है? जनरल क्रॉसिंग। और ये कौन सी क्रॉसिंग है? इसके अंदर अगर लिख दिया एंड कंपनी, ये भी जनरल क्रॉसिंग है। नेक्स्ट, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है नेम ऑफ ए। अच्छा, स्पेशल क्रॉसिंग की तरफ जाने से पहले मैं जनरल क्रॉसिंग का आपके साथ एक शेयर कर लूं सिस्टम। होता क्या है जनरल क्रॉसिंग का? प्रोसेस क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास ओपन चेक है ना, भाई का अकाउंट किस बैंक में या किस बैंक में खुलवाना चाहते हैं? अलाइड बैंक में। मेरा अकाउंट है, फर्ज कीजिए फैसल बैंक में, भाई का है अलाइड बैंक में। इन्होंने मुझे अलाइड, जब चेक देंगे अलाइड बैंक का होगा। मैंने चेक देखा, चेक था ओपन, इसकी पेमेंट मैं कैसे ले सकता हूं? मैं अलाइड बैंक में जाऊंगा, अलाइड बैंक को ये चेक प्रेजेंट करूंगा, वो देखेंगे, साइन वगैरह मैच करके मुझे पेमेंट कर देंगे, ये ओपन चेक की पेमेंट हो गई। दूसरी ऑप्शन, मैंने चेक देखा, चेक दिया, मैंने चेक देखा, चेक था क्रॉस्ड, उसके ऊपर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की गई थी। अब इस चेक की पेमेंट मैं
बैंक के जरिए से नहीं ले सकता। अच्छा अब सुन लीजिए, काउंटर पे नहीं ले सकता। अब सुन लीजिए, काउंटर पे, कैश काउंटर पे इसकी पेमेंट नहीं ले सकता, तो क्रॉस चेक की पेमेंट कैसे होती है? ये जरा प्रोसीजर सुनिएगा ध्यान से। इसे क्लियरिंग प्रोसेस भी कहते हैं, चेक क्लियरिंग प्रोसेस। होता क्या है, मैं चेक लेके अपने बैंक में जाऊंगा। मेरा बैंक कौन सा है? फैसल बैंक। फैसल बैंक कहेगा डिपॉजिट स्लिप भरो, मैं डिपॉजिट स्लिप भर के उसके साथ कैश की बजाय ये चेक लगा दूंगा, जो मुझे किसने दिया है? इन भाई ने, अलाइड बैंक से। फैसल बैंक, सारे बैंक वाले याद रखिएगा डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे से मिलते हैं स्टेट बैंक के ऑफिस में। ये मेन कंसेप्ट याद रखिएगा, सारे बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव डेली बेसिस पे स्टेट बैंक के ऑफिस में मिलते हैं, और एक दूसरे के जो चेक इनके पास आए होते हैं ना, स्टेट बैंक की जेरे निगरानी वो चेक एक दूसरे को देते हैं। इस क्लियरिंग प्रोसेस में फैसल बैंक, मेरा बैंक, फैसल बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या फैसल बैंक जाएगा स्टेट बैंक के ऑफिस में, और वहां पे अलाइड बैंक वाले से कहेगा भाईजान आपके कस्टमर ने हमारे कस्टमर को चेक दिया है, ये वाला चेक है, वो जरा चेक करिए कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस है, चेक ठीक है? ठीक है तो आप वो पैसे मुझे दे दीजिए। अलाइड बैंक वाला उधर चेक करेगा, अकाउंट का बैलेंस साइन वगैरह कहेगा, चेक ठीक है, क्लियर कर देगा और पैसे दे देगा फैसल बैंक को। और फैसल बैंक वाला क्या करेगा? उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये है क्लियरिंग प्रोसेस। इसमें बाज़ औक़ात सेम डे भी क्लियरिंग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 दिन लगते हैं। नॉर्मली क्लियरिंग प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है? तो ये है क्लियरिंग प्रोसेस। अब देखिए स्पेशल क्रॉसिंग क्या है। अब जब फैसल बैंक वाला जा रहा होगा ना स्टेट बैंक के पास, उसे पता है अच्छा बाज़ औक़ात आपको पता है एक बंदे के एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट होते हैं। जैसे हो सकता है एक फैसल बैंक है, मेरा एक अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में भी है, फैसल बैंक में भी है। तो फैसल बैंक वाला जब ये मेरा क्लियरिंग का चेक लेके जा रहा होगा ना, तो स्टेट बैंक में जब बैठा होगा उसे एक डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो ये चेक मेरा इधर गिर जाए, और वैसे तो क्रॉस चेक है, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, जाएगा मेरे अकाउंट में, लेकिन अगर मेरा अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में भी है तो बैंक ऑफ पंजाब वाला इस चेक को पकड़ के अपने अकाउंट में क्लियर ना करवा ले, ये रिस्क है। तो मुझे अच्छा ध्यान में रखे, जब अकाउंट होल्डर को रिस्क था ना कि मेरी पेमेंट मेरे अलावा कोई और ना ले ले, ये चेक मुझे मिला है, इसकी पेमेंट मेरे अलावा कोई, तो मैंने क्या किया था? क्रॉसिंग कर दी थी, जनरल क्रॉसिंग। बैंक को भी यही रिस्क है कि ये पेमेंट मेरे, जब वहां पे सारे बैठे होंगे सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा ना हो चेक मिसप्लेस हो जाए और इसे कोई दूसरा बैंक मेरे ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा ले। तो बैंक फिर क्या करता है, जिस तरह मैंने जनरल क्रॉसिंग करते हुए 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके तो अपना नाम लिख दिया था ताकि मेरे ही अकाउंट में पैसे जाएं, बैंक क्या करेगा? बैंक भी एक काम करेगा, क्या? अपना नाम लिख देगा। क्या करेगा? अपना नाम, यानी उसी चेक के ऊपर, ये जो चेक है ना, ये जिसके ऊपर अलाइड बैंक लिखा हुआ है, अलाइड बैंक, इसी के, और इसके ऊपर लिखा हुआ है एंड को, और यहां पे लिखा पे एम आसिफ, इन भाईजान ने चेक दिया, तो बैंक वाला इसी के ऊपर लिख देगा। मैंने किसको जमा? फैसल बैंक को। फैसल बैंक वाला इसके ऊपर लिख देगा ये फैसल बैंक, फैसल बैंक, ये फैसल बैंक, बैंक ने अपना नाम लिख दिया। इसको इस ऊपर वाली को 2 पैरेलल लाइन को कहते हैं जनरल क्रॉसिंग, और जो नीचे बैंक का नाम लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है बैंक का नाम लिखा हुआ? नहीं नजर आ रहा, इधर भी लिख दूं, क्लियर हो जाएगा। फैसल बैंक, हाँ फैसल बैंक, फैसल। अब इस स्पेशल, ये जब बैंक का ना चेक के ऊपर बैंक का नाम आ गया, ये क्या है? लेकिन याद रखिएगा चेक के ऊपर ये अलाइड बैंक का नाम भी आ रहा है, और ये स्पेशल क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि ये तो है उसका अपना अकाउंट, ये उसका अपना चेक है।
ये तो कौन है? ड्रॉई है। ड्रॉई बैंक का नाम लिखा होना स्पेशल क्रॉसिंग नहीं होती। किसी दूसरे बैंक का नाम लिखा होना ये स्पेशल। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि अलाइड बैंक से सिर्फ और सिर्फ ये बैंक जिसका नाम लिखा हुआ है स्पेशल क्रॉसिंग में, सिर्फ यही बैंक अलाइड बैंक से इस चेक की पेमेंट ले सकता है। अगर ये चेक उधर बैंक ऑफ पंजाब के हाथ लग जाए, बैंक ऑफ पंजाब अलाइड बैंक से कहेगा ये हमारे बंदे के अकाउंट में पैसे डालो, अकाउंट होल्डर, वो कहेगा भाई इधर स्पेशल क्रॉसिंग हुई है, फैसल बैंक का नाम लिखा है, तो बैंक ऑफ पंजाब भागो। ये तो चेक किसका? तो मालिक फैसल बैंक का है, ये तो फैसल बैंक के पास आया था। क्लियर हुआ? ये स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में फर्क समझ आए? फर्क समझ आया तो मुझे बताइए, जनरल क्रॉसिंग कौन करता है? का होल्डर। स्पेशल क्रॉसिंग कौन करता है? बैंक। बैंक। जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या है? पेमेंट सिर्फ अकाउंट में होगी जिसका नाम लिखा हुआ है, पेमेंट सिर्फ अकाउंट में होगी, बैंक अकाउंट में। स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या है? कि ड्रॉई बैंक से सिर्फ वही बैंक पैसे कलेक्ट कर सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? कि ड्रॉई बैंक से, एबीएल से, ड्रॉई बैंक से सिर्फ वही बैंक पैसे कलेक्ट कर सकता है जिसका नाम लिखा है, यानी फैसल बैंक। जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में फर्क समझ आ गया? नहीं आया तो बताइए जनरल क्रॉसिंग कौन करता है? स्पेशल क्रॉसिंग कौन करता है? बैंक करता है नारायण। वैसे होल्डर भी कर सकता है स्पेशल क्रॉसिंग, लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल बैंक का ध्यान में रखें। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो हो गया जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में देखते हैं वो क्या कहता है। ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया। कह रहा है नेम ऑफ ए बैंकर इज एडेड। स्पेशल क्रॉसिंग में किसका नाम ऐड किया जाता है? किसी ना किसी बैंक का, ऑन फेस ऑफ ए चेक। पैरेलल लाइंस आर नॉट नेसेसरी। पैरेलल लाइन लिखो या ना लिखो, इसका मतलब है जनरल क्रॉसिंग में पैरेलल लाइन जरूरी है, स्पेशल क्रॉसिंग में जरूरी नहीं है। सिर्फ किसी बैंक का नाम लिख देना ही काफी है। क्लियर? अच्छा बताइए ये स्पेशल क्रॉसिंग हुई है कि नहीं? मिजान बैंक लिखा तो हुआ, ये चेक ही मिजान बैंक का है, चेक ही मिजान बैंक का। इफेक्ट क्या है? स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक कैन बी कलेक्टेड बाय स्पेसिफाइड बैंक ओनली। स्पेसिफाइड बैंक से क्या मुराद है? अलाइड बैंक या फैसल बैंक? फैसल बैंक। हाँ तक क्लियर। दो क्रॉसिंग वाली, जनरल स्पेशल। जनरल चेक नहीं, जनरल क्रॉसिंग। जी जी। क्या जनरल क्रॉसिंग वाला चेक इंडोर्स हो सकता? यस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जनरल क्रॉसिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मेरा नाम लिखा हुआ है, क्या मैं इसको इंडोर्स कर सकता हूं आगे फर्दर? यस कर सकता हूं, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है तो नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है? ये देखिएगा, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होने लगी। ये चेक, ये कौन सा चेक है? मिजान, ओपन चेक है, ओपन चेक है। अच्छा गौर से बताते जाइए, ये ओपन चेक है। अटेंटिव होके देखते रहिए ये कैसे अपनी शक्ल बदलेगा, अपनी टाइप बदलेगा। है कुछ और, बनने लगा है कुछ और। क्या बनने लगा है ये देखें। जनरल क्रॉसिंग। अब देखिए ये स्पेशल क्रॉसिंग में कैसे तब्दील होता। ये जनरल क्रॉसिंग है, ओ सॉरी, हाँ ये जनरल क्रॉसिंग ही है, जनरल क्रॉसिंग। अब देखिए स्पेशल क्रॉसिंग में कैसे कन्वर्ट होता। एम असलम, ये स्टिल जनरल क्रॉसिंग ही है, शाबाश, जनरल क्रॉसिंग ही है। अब इसकी पेमेंट किसके अकाउंट में जाएगी? किसके अकाउंट में? असलम के। या असलम अगर किसी को आगे इंडोर्स कर सकता है तो क्या ये अभी इंडोर्सेबल है? बिल्कुल है। अब जरा सुनिएगा,
ये कैसे स्पेशल क्रॉसिंग होती है? स्पेशल क्रॉसिंग नहीं हुई, इसको कहते हैं नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा। ये याद है? पेमेंट होगी इसकी, लेकिन किसको होगी? असलम को। असलम को। ये इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल नहीं है। इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। आपने पकड़ लिया, मैं आपको स्पेशल क्रॉसिंग में उलझा रहा था, लेकिन आपने पिक कर लिया सर स्पेशल क्रॉसिंग ये तो होती नहीं है। स्पेशल क्रॉसिंग में तो बैंक का नाम आना लाजमी है। इसको क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज नो मोर निगोशिएबल। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के दो तरीके हैं, एक ये कि नाम के आगे ओनली का लफ्ज लिख दें, एक दूसरा तरीका भी है, जरा देखिएगा। ये जेन्युइन तरीका, सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊंगा, सही बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है? इधर दो जनरल क्रॉसिंग की थी ना, इसके अंदर लिख लो A/C अकाउंट पे ओनली। समटाइम सिर्फ अकाउंट पे ही लिखा जाता है, समटाइम अकाउंट पे ही ओनली लिखा जाता है। अब मैंने दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया। इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ जो पे ही है ना उसी के अकाउंट में जाएं पैसे, और पे ही कौन है? असलम। तो ये भी अब फर्दर इंडोर्स नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अगर मिस्टर असलम इंडोर्स करना भी चाहे तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। ये हमने वो जनरल रूल में भी पढ़ी थी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। प्रोमिसरी नोट में भी ऐसे हो सकती है और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी। लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ही तरीका था, क्या? नाम के आगे लफ्ज ओनली लिख दे। चेक में उन्होंने दो तरीके बताए हुए हैं, एक नाम के आगे ओनली लिख दे, और प्रैक्टिस में याद रखें, प्रैक्टिस भी आपको बता दूं, प्रैक्टिस में अगर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग करनी हो ना, मैंने असलम को पैसे देना, मैं चाह रहा हूं असलम को ही पैसे मिले, तो मैं यहां पे नाम के आगे ओनली नहीं लिखता, क्योंकि चेक की एक अपना जब तरीका मौजूद है खास, तो क्यों ना उसी को अडॉप्ट किया जाए। तो क्या होता है, यहां पे लिखा होता है अकाउंट पे ही ओनली। हमें सैलरी के जितने भी चेक मिलते हैं ना, जितने भी चेक, और आपको भी किसी भी पोजीशन पे जाएंगे जब चेक मिला करेंगे, ये आप नोट करेंगे, हमेशा क्रॉस चेक तो हमेशा होगा, और अक्सर उसके दरमियान में दो लाइनों के दरमियान में लिखा होगा अकाउंट पे ही ओनली। अकाउंट पे ही ओनली का मतलब क्या है? कि सिर्फ उसी के अकाउंट में जाए, उसी के अकाउंट में जाए। फर्ज कीजिए मेरे वालिद साहब अगर किसी सरकारी महकमे में एम्प्लॉय हो, रिटायर्ड हो, उनको हर महीने पेंशन का चेक मिलता हो, वालिद साहब मुझे भेजे जाओ इस महीने का चेक लेके आओ। मैं गया, ओपन चेक था, अगर ओपन चेक था, हाँ करप्शन, तो क्या करूंगा मैं? अकाउंट क्या, ओपन चेक है, अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, जेब में। मैंने देखा उन्होंने सिक्योर किया था चेक को। कैसे सिक्योर किया था? क्रॉसिंग करके। अब है चेक किसी और का, मैं क्या करूंगा? क्या अपने अकाउंट में जमा करवा सकता हूं? क्यों नहीं करवा सकता? क्रॉस जनरल क्रॉसिंग है, करवा सकता हूं। नाम नहीं लिखा हुआ, जनरल क्रॉसिंग है, जाएगी पेमेंट अकाउंट में, लेकिन किसके अकाउंट में? अकाउंट में। लेकिन अगर वहां पे में वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है और पैरेलल लाइंस हैं, उसमें लिखा अकाउंट पे ही, अकाउंट पे, अब करप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अब ना सिर्फ ये कि बैंक, अब जनरल क्रॉसिंग भी है, रिस्ट्रिक्टिव भी है। अब जाएगा बैंक अकाउंट में, और किसके बैंक अकाउंट में जाएगा? पे के बैंक अकाउंट में। अगर सिर्फ जनरल क्रॉसिंग हो, रिस्ट्रिक्टिव ना हो, तो बैंक अकाउंट में जाएगा किसके? किसी के भी। लेकिन अगर जनरल क्रॉसिंग भी है और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी है, तो बैंक अकाउंट में जाएगा किसके अकाउंट में? सिर्फ पे के अकाउंट में। ये आगे निगोशिएट। भाई ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग समझ आ गई? तो अभी तक हमने तीन टाइप स्टडी किए, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या कह रहा है? व्हेन इन जनरल क्रॉसिंग, जब जनरल क्रॉसिंग में
अकाउंट पेई के वर्ड ऐड कर दिए जाएं। याद रखिएगा, अकाउंट पेई भी और अकाउंट पेई ओनली दोनों का एक ही मतलब है। ये ना समझिएगा कि अकाउंट पेई लिखा है ओनली तो लिखा ही नहीं है तो ये जनरल क्रॉसिंग है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग नहीं है। ना 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 ना, अगर दो पैरेलल लाइन लगा के दरमियान में अकाउंट पेई ओनली लिखा ये भी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, और सिर्फ अकाउंट पेई लिखा ये भी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। इफेक्ट क्या होगा इसका? इफेक्ट क्या होगा कि अब ये इंस्ट्रूमेंट, अब ये चेक फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। इट कैन बी क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ओनली। को समझ आए? तो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई क्रॉसिंग की अभी तक, जनरल, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव। जनरल में क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग कैसे होती है? 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉन की जाती हैं टॉप लेफ्ट पे, दरमियान में एंड को लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता भैया? दरमियान में एंड को लिखा जाता है कि नहीं? जनरल क्रॉसिंग में लिखे या ना लिखे मर्जी है, जरूरी नहीं है। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? अच्छा, जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट होता है कि बैंक अकाउंट में सिर्फ अब चेक सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसे। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? जिसमें किसी बैंक का नाम लिखा होता है, ड्राई के अलावा किसी और बैंक का नाम लिखा होता है, यह है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग तो होल्डर करता होता है ना चेक का, स्पेशल क्रॉसिंग होल्डर भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली कौन करता है? बैंक करता है। होल्डर भी कर सकता है, नॉर्मली कौन करता है? स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है कि अब ड्रॉई बैंक से सिर्फ ये स्पेशल क्रॉसिंग वाला बैंक ही पैसे कलेक्ट कर सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है? ड्राई बैंक से सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर ही पैसे कलेक्ट कर सकता है, यह स्पेशल क्रॉसिंग। और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है? जब जनरल क्रॉसिंग में अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली के वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। अब ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता, चेक निगोशिएट नहीं हो सकता, और ये स्पेसिफाइड पर्सन के अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। क्लियर? अब अजीबो गरीब कंसेप्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएं, और चूंकि अजीबो गरीब है इसीलिए सब बार बार आई क्या पूछता है। अब जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, क्रॉसिंग की आखिरी टाइप नॉट निगोशिएबल। नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या है कि जो निगोशिएट नहीं हो सकता, इसी वजह से आई क्या बार बार पूछता है, क्योंकि ये गलत है। अगर नॉट निगोशिएबल का मतलब जो निगोशिएबल नहीं हो सकता होता तो बार बार पूछ के आई क्या मुफ्त का नंबर देता। जिस कंसेप्ट का फौरी तौर पे पहला मतलब जहन में जो आए वो गलत हो और उसका असला मतलब कुछ और हो, समझ ले आई क्या वो पूछेगा बार बार। यहां पे लिखा हुआ है नॉट निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल। इसका जो मतलब जहन में आता है वो ये कि नॉट निगोशिएबल जैसा कि नाम से जाहिर है ये निगोशिएबल नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है? नॉट निगोशिएबल अगर किसी चेक के ऊपर लिखा हो वो स्टिल निगोशिएट हो सकता है, स्टिल इंडोर्स हो सकता है। असल में नॉट निगोशिएबल आधा लफ्ज है, जो इसका बाकी का आधा हिस्सा है ना वो मैं आपको बताऊंगा। जब कभी आपके सामने नॉट निगोशिएबल आए ना, आपके जैसे में पूरा लफ्ज आना चाहिए, पूरा फ्रेज। असल में ये पूरा फ्रेज है नॉट निगोशिएबल ब्रैकेट में बाय थीफ, नॉट निगोशिएबल बाय थीफ, ये है पूरा कंसेप्ट। कहता है नॉट निगोशिएबल अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा, इसका मतलब क्या है? कहता है ये स्टिल अभी भी ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, बल्कि ये स्टिल ट्रांसफरेबल है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है होल्डर ऑफ गुड टाइटल तो इसको ट्रांसफर कर सकता है, होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल।
कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। हमने पहले जो पढ़ा था ये उसका उलट आ गया। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले तो ये पढ़ा था कि अगर किसी का डिफेक्टिव टाइटल है वो गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, प्रोवाइडेड दूसरी पार्टी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। अगर कोई भी पार्टी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन इंस्ट्रूमेंट ले ले तो वो चाहे चोर से ले चाहे फाइंडर से ले, उसका गुड टाइटल आ जाता है। एग्रीड? लेकिन ये रूल उस वक्त अप्लाई नहीं होगा जिस वक्त नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है। यानी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है और चोर ने चोरी कर लिया, अब वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार को नहीं पता, उसने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन वो चेक लेके कंप्यूटर बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया, क्या दुकानदार का टाइटल गुड हो गया? नहीं। नॉर्मल हालात में दुकानदार का टाइटल गुड हो जाता है, ये हमने पढ़ा था पहले। क्यों गुड हो जाता है? क्योंकि उसने फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ वो इंस्ट्रूमेंट हासिल किया। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो फिर ये गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ला हमें यह बताना चाह रहा है कि जब कभी तुम्हारे पास ऐसा चेक आए जिसके ऊपर लिखा हो ना नॉट निगोशिएबल, तो तुमने फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ ट्रांसफर नहीं करनी। अभी भी चीजें पहले तसल्ली कर लो कि वो होल्डर उसका गुड टाइटल है, कहीं वो चोर तो नहीं है। जब तसल्ली कर लो फिर लो, क्योंकि ये इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन वाला रूल नॉर्मल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे तो लगेगा। इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन वाला रूल नॉर्मल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे तो लगेगा, लेकिन जिसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ ना, जिस चेक के ऊपर, उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। उसमें चाहे आपने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन क्यों ना इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया हो, चेक रिसीव किया हो, अगर वो चोर था देने वाला तो आपका टाइटल गुड कभी भी नहीं होता। नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो डिफेक्टिव टाइटल हमेशा आगे डिफेक्टिव टाइटल देगा। नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो डिफेक्टिव टाइटल हमेशा आगे डिफेक्टिव टाइटल देगा। अगर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ तो डिफेक्टिव टाइटल आगे गुड टाइटल दे सकता है, प्रोवाइडेड फॉर कंसिडरेशन। अब नॉट निगोशिएबल का मतलब समझ आया कि नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या ये है कि ट्रांसफरेबल नहीं है? ना ना, ट्रांसफरेबल अभी भी है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि कोई चोर निगोशिएट नहीं कर सकता इसको। कोई चोर अगर इसने चोरी किया ना, वो आगे निगोशिएट नहीं कर सकता, वो डिफेक्टिव टाइटल रहेगा। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए नॉट निगोशिएबल का इफेक्ट क्या है? आपने पहली चीज क्या बतानी है कि नॉट निगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं है। नॉट निगोशिएबल चेक कैन स्टिल बी ट्रांसफर्ड, कैन स्टिल बी इंडोर्स्ड, कैन स्टिल बी निगोशिएटेड। तो फिर फर्क क्या पड़ा नॉट निगोशिएबल का? होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या है? होल्डर ऑफ, क्या नॉट निगोशिएबल का ये मतलब है नॉट ट्रांसफरेबल? ये मतलब नहीं है। नॉट निगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल है ना? ये नहीं, हाँ ये नहीं है। तो फिर क्या मतलब है कि नॉट निगोशिएबल का मतलब है होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। खुद समझ आए कि पहले वाली जो टाइप्स थी वो भी गई ना? देखा? अब शुरू से पढ़ते हैं, आ जाए शुरू से पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे? जी, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्रॉसिंग किस इंस्ट्रूमेंट की होती है? चेक की। चेक की क्रॉसिंग की कितनी टाइप्स हैं? 4। कौन कौन सी? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉट निगोशिएबल। जनरल क्रॉसिंग कैसे होती है? 2 पैरेलल लाइन, दरमियान में एंड कंपनी का वर्ड लिखे या ना लिखे मर्जी है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि अब चेक सिर्फ बैंक अकाउंट में ही
प्रेजेंट हो सकता है, काउंटर पे इसकी पेमेंट नहीं होगी इस चेक की। दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, बैंकर का नेम, किसी बैंकर का नाम चेक के ऊपर लिखा जाता है, यह है स्पेशल क्रॉसिंग। इसका इफेक्ट क्या होता है कि अब सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर ही ड्रॉई बैंक से, ड्रॉई बैंक से मुराद जिसका चेक है, जिस बैंक ड्रॉई बैंक से कलेक्शन ले सकता है। सिर्फ जो जिस स्पेसिफाइड बैंकर ही ड्रॉई बैंक से कलेक्शन हासिल कर सकता है, यह है स्पेशल क्रॉसिंग। और फिर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होती है, जिसमें जनरल क्रॉसिंग के अंदर अकाउंट पे ही लिख दिया जाता है, या अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली। इसका इफेक्ट क्या होता है कि अब ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता, और ये जिस पार्टी का नाम स्पेसिफाई किया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। और लास्ट, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, इसका क्या मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये निगोशिएबल नहीं रहा, अभी भी निगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है। तो फिर नॉट निगोशिएबल का क्या मतलब है, होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। यानी अगर आपके पास ऐसा चेक पहुंचा जिसके ऊपर नॉट निगोशिएबल है, तो पहले तसल्ली कर लें वो ट्रू ओनर है जो आपको चेक दे रहा है। अगर बाद में वो डिफेक्टिव टाइटल साबित हो गया तो आपका भी टाइटल डिफेक्टिव है। हाँ, अगर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ, फिर आप इन गुड फेथ और फॉर कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो आप गुड टाइटल बन जाएगा। ये टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग हो गई, किस तरीके से होगी और इसका इफेक्ट क्या वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हु मे क्रॉस चेक एंड हाउ। अब ये गौर से सुन लीजिए, हु मे क्रॉस एंड हाउ। यहां पे वैसे तो होल्डर है और बैंक है। होल्डर, जनरल कंसेप्ट सुन लें, होल्डर किसी भी तरह की क्रॉसिंग कर सकता है, बैंक सिर्फ स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। होल्डर किसी भी तरह की क्रॉसिंग कर सकता है, बैंक सिर्फ स्पेशल। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, क्रॉसिंग है 4 तरह की, लेकिन उसमें वो हु मे क्रॉस में रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएबल की लिस्ट से ही खारिज कर देते हैं। तो इसलिए इसको टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में, वैसे है क्रॉसिंग की टाइप, लेकिन हु मे क्रॉस चेक, उसमें इसको डिस्कस नहीं करते। अब सिंपल कंसेप्ट, एग्जाम में पूछे 5 नंबर के साथ, बताइए हु मे क्रॉस चेक एंड हाउ। हम कहेंगे 2 पार्टीज चेक क्रॉस कर सकती हैं, होल्डर और बैंक। अब हाउ वो कैसे, ये सुन लें। 3 नंबर के साथ ये कंसेप्ट, 2 नंबर के साथ ये कंसेप्ट। 3 नंबर के साथ पहला हु मे क्रॉस चेक होल्डर, हाउ कैसा, सुने। इफ चेक इज अनक्रॉस्ड, होल्डर में क्रॉस इट जनरली, ओके। दूसरा पॉइंट, इफ चेक इज अनक्रॉस्ड और जनरली क्रॉस्ड, होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। तीसरा कंसेप्ट, इफ चेक इज जनरली क्रॉस्ड और स्पेशली क्रॉस्ड, होल्डर में ऐड वर्ड्स नॉट निगोशिएबल। 3 पॉइंट। फिर से बताइए, हु मे क्रॉस चेक, होल्डर और बैंक। होल्डर कैसे कर सकता है, इफ चेक इज अनक्रॉस्ड, होल्डर में क्रॉस इज जनरली, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, इफ चेक इज अनक्रॉस्ड और जनरली क्रॉस, होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। तीसरा, इफ चेक इज जनरली क्रॉस्ड और स्पेशली क्रॉस्ड, होल्डर में ऐड वर्ड्स नॉट निगोशिएबल। यानी स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। क्लियर। अब आते हैं बैंक की तरफ। बैंक कौन सी क्रॉसिंग कर सकता है, जनरल या स्पेशल कर सकता है, स्पेशल कर सकता है। बैंक में क्रॉस चेक स्पेशली टू हिमसेल्फ, यानी मैंने अगर फैसल बैंक का चेक दिया, फैसल बैंक स्पेशल क्रॉसिंग खुद को कर सकता है फैसल बैंक को। और अगर उस दिन फैसल बैंक की तबीयत खराब हो, यानी जिस बंदे ने जाना था उसकी तबीयत खराब हो, फैसल बैंक ने जिसकी ड्यूटी लगाई थी, तो फैसल बैंक किसी साथ वाले बैंक को अपना एजेंट बना के भेज सकता है। बाज़ औक़ात बैंक की साथ साथ ब्रांचेज होती है ना, तो साथ वाले बैंक हमेशा होते हैं। हाँ जी। तो स्पेशल क्रॉसिंग ट्वाइस भी हो सकती है। अगर चेक पहला बैंक में क्रॉस इट स्पेशली टू हिमसेल्फ,
दूसरा, इफ चेक इज स्पेशली क्रॉस्ड, बैंक में अगेन क्रॉस इट स्पेशली। अब दोबारा स्पेशल क्रॉसिंग की जरूरत पेश आई अपने एजेंट फॉर कलेक्शन के लिए, क्या ताकि वो अब खुद जाने के बजाय अपने एजेंट फॉर कलेक्शन को भेज रहा है कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करके आके मुझे दे देना। जैसे हम फैसल बैंक में बैठे हैं, चेक आया, हमने फौरी तौर पे उसके ऊपर फैसल बैंक लिख दिया, स्पेशली क्रॉसिंग हो गई। जब स्टेट बैंक के पास जाने लगे तबीयत हमारी कुछ नासाज हो गई, हमने साथ वाले किसी दूसरे एजेंट से कहा, साथ वाले बैंक से एक बंदे को बुलाया, हमने कहा इधर आओ हम तुम्हारा नाम लिख देते हैं, साथ वाला बैंक जो है ये यूबीएल का नाम लिख देते हैं स्पेशल। अब ये दोबारा स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। एबीएल के चेक के ऊपर जब फैसल बैंक का नाम लिखा, यह हुआ स्पेशल क्रॉसिंग पहले, और जब यूबीएल का नाम भी लिख दिया गया, फैसल बैंक ने यूबीएल का नाम लिख दिया, तो ये है स्पेशल क्रॉसिंग अगेन। स्पेशल क्रॉसिंग अगेन, ये स्पेशल क्रॉसिंग क्या मोर देन वंस हो सकती है? किस पर्पस के लिए होगी? टू एजेंट फॉर कलेक्शन, टू एजेंट फॉर कलेक्शन, टू एजेंट फॉर कलेक्शन। यानी इसका मतलब यह है कि अगर फैसल बैंक खुद नहीं कलेक्शन करने के लिए जा सकता, अपने किसी एजेंट को भेजना चाहता है, भेज सकता है, और ये इंश्योर करने के लिए कि एजेंट को ही पैसे मिले, क्या करेगा? स्पेशल क्रॉसिंग अगेन कर लेगा। अगेन का मतलब दोबारा, सिर्फ नाम लिखेगा, उस एजेंट फॉर कलेक्शन का नाम लिख देगा। फिर उसी के अकाउंट में, उस बैंक से अकाउंट में पैसे नहीं, एजेंट फॉर कलेक्शन है, एजेंट पैसे लेके प्रिंसिपल को देता होता है, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करेगा। स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन वंस भी हो सकती है। तो अब पता चल गया कि कौन कौन क्रॉसिंग कर सकता है और कैसे कैसे कर सकता है। तो फिर से बताइए, हु कैन क्रॉस ए चेक? होल्डर और बैंकर। होल्डर कैसे कर सकता है? इफ चेक इज अनक्रॉस, होल्डर में क्रॉस इट जनरली। इफ चेक इज अनक्रॉस जनरली क्रॉस, होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। और तीसरा, इफ चेक इज जनरली और स्पेशली क्रॉस, होल्डर में ऐड वर्ड नॉट निगोशिएबल। ये तो कहते हैं। और बैंक का, बैंक में क्रॉस ए चेक स्पेशली, और फिर टू हिमसेल्फ, और फिर बैंक में क्रॉस ए चेक स्पेशली अगेन। अगेन किस लिए? टू एजेंट फॉर कलेक्शन। पांचों पॉइंट्स याद हो गए बस। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 4 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ी, और फिर हमने हु कैन क्रॉस इसमें पढ़ा। होल्डर भी कर सकता है, बैंकर भी कर सकता है। होल्डर के 3 सर्कमस्टेंसेस है, बैंक के 2, स्पेशली और स्पेशली अगेन। और होल्डर की कितनी थी? 3। कौन सी? जनरली, स्पेशली, नॉट निगोशिएबल। तो एग्जाम में 5 पॉइंट फिट कर देंगे। स्पेशल क्रॉसिंग की टाइप पहचान लेंगे एग्जाम। अगर वो पूछे नॉट निगोशिएबल का इफेक्ट क्या है, तो सही बताएंगे ना कि नॉट निगोशिएबल ट्रांसफरेबल है कि नहीं? तो फिर क्या इफेक्ट होता है इसका नॉट निगोशिएबल? हाँ, एग्जाम में फिर एमसीक्यूज में अगर पूछ ले इनमें से कौन से अल्फाज लिखे हों चेक के ऊपर, तो वो निगोशिएबल नहीं रहता। नीचे एक ऑप्शन उसने दी नॉट निगोशिएबल, दूसरी दी रिस्ट्रिक्टिव। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम? चलिए आज आप होम असाइनमेंट अपनी नोट कर ले। 3 क्वेश्चन है, छोटे से है। एक कल का क्वेश्चन है, वो भी मैंने अभी चेक नहीं किया, ठीक है। आज के 3 क्वेश्चन, कल इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन जो है इनके असाइनमेंट भी चेक करूंगा और डिस्कशन भी होगी इसकी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।